जिले में जितनी भी सड़कें थी वो सब खोद दी गई, चाहे सड़कें पीडब्ल्यूडी द्वारा बनी रही हो, चाहे विधायक निधि द्वारा, चाहे सांसद की विकास निधि द्वारा, सारी सड़कें खोद दी गई हैं और सड़कें खोद करके नाली बनाई गई है और जो उसमें पाइप डाला गया है श्रीमान बहुत ही घटिया है। और ये आलम है कि इस योजना पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किया गया है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी गांव में मानवर एक बूंद पानी, किसी घर के एक बूंद पानी नहीं जाएगा। और कहीं कहीं अगर है भी तो अगर बाल्टी रख दे श्रीमान तो 10 घंटे बाद भी बाल्टी नहीं भरेगी। ये सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है और इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए पूरी तरह से लूटपाट किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। मैं मांग करता हूं श्रीमान कि ये पूरे देश का मामला है और ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य के यहाँ भी समस्या है और दिल्ली में भी समस्या है। मैं मांग करता हूं श्रीमान कि इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ इस देश में पेयजल की जो समस्या है, गर्मी का दिन है श्रीमान, तो इसके लिए पेयजल योजना के लिए इंडिया मार्क 2 हैंडपंप ही सफल होगा उसको करके और इस योजना में जो भी दोषी है, जो भी खामियां है उसकी जांच करा करके उनको दंडित करने का काम किया जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संज्ञान के लिए आप दिशा की बैठक में जिस भी कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी है कि खोदने के बाद सड़क बनाएगा इंटरलॉकिंग, तो आप अपनी दिशा की बैठक में करें। ठीक, श्री बलराम नायक जी, नहीं श्री बलराम नायक जी, नहीं आप दिशा के चेयरमैन हैं, कलेक्टर आपका सेक्रेटरी है। श्री बलराम नायक जी, श्री भर्तृहरि मेहताब जी, श्री भर्तृहरि मेहताब जी। वासियों के पुश्तैनी जमीन को लगभग 50 साल से सर्वे में बाहरी आदमी व दबंग पैसे वाला अपना नाम करा लिया है। उनकी जमीन भी सर्वे कराकर वापस किया जाए, किसी पुलिस लेखपाल से कब्जा न कराया जाए। वह गलत तरीका नियम विरोध से नाम कराया था। आदिवासी आज तक वहां पर काबिज हैं। उस जमीन पर आज तक आदिवासियों का कब्जा है। उनका जमीन उनके नाम करके वापस दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा वनाधिकार के तहत गरीब दलित आदिवासियों को पट्टा दिया जाए। सर, आप कहते हैं कि दिशा की बैठक में अधिकारी सुनते हैं, वो सुनने वाले नहीं है, वह मनमानी अधिकारी करते हैं, किसी को सुनते नहीं है। वो अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जो आदेश दिया जाता है दिशा की बैठक में वो कार्य करें। वहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अधिकारी, इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि वहाँ आदेश दिया जाए कि जो कहा जाता है उसको कायदे से सुन ले। धन्यवाद सर। माननीय पूरे देश के दलित समुदाय के लिए जो अन्याय अत्याचार हो रहा है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर इस कदर अन्याय अत्याचार है सभापति जी कि एनसीआरबी के भी डेटा कह रहे हैं कि अगर कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सभापति जी, अभी 31 तारीख को ईद के मौके पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में था, लोगों से ईद की मुबारकबाद दे रहा था। अचानक सूचना आती है कि हमारे संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के ही तरबा थाना के उमरी पट्टी गांव के उमरी पट्टी के सनी कुमार नाम के एक 22 वर्षीय नौजवान जो दलित समुदाय से आते हैं, 3 दिन पहले से सभापति जी उन्हें थाने बैठा रखा था। न्यायालय का सीधा निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर चालान होना चाहिए और मसला न्यायालय के सामने जाना चाहिए, न्यायालय फैसला लेगा। लेकिन सभापति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस तो न्यायालय से भी ऊपर हो गई है, पुलिस तो ईश्वर से भी ऊपर हो चुकी है कि पुलिस को कोई भी नियम कानून न्यायालय के मार्गदर्शन नहीं मानने। सभापति, केंद्र की क्या अकाउंटेबिलिटी है? सभापति जी, सनी की हत्या कर दी गई थाना तरवा के अंदर और सूचना क्या दी गई कि लोवर के नाड़े से फांसी लगा ली। सभापति जी, हत्या के बाद 3 किलोमीटर दूर पे गांव था, परिवार के किसी व्यक्ति को सूचना नहीं और उसके बाद सीधी डेड बॉडी मोर्चरी में पहुंचा दी जाती है और स्टोरी बना दी जाती है कि फांसी लगा ली। सभापति जी, आपके माध्यम से मेरी और सभापति जी, जब मैं मिला जाके मोर्चरी पे उनके परिवार से, आप भी अगर एकदम आप द्रवित हो जाएंगे
केवल 3 बहन भाई, अकेला अपने परिवार का बेटा, 2 बहनें बची हुई, 1 बहन उसमें से विकलांग, कोई भविष्य नहीं उस परिवार का बचा है। दोनों बहनें बिना शादी के, हमारी अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, उस परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, कम से कम सनी के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। सभापति जी, एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, मैंने कल भी 0 ओवर का नोटिस दिया तो बुलेटिन में मेरा नाम है और दलित समुदाय से भी जुड़ा हुआ मेरा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद आदरणीय रामजी सुमन के घर पर जिस कदर हमला हुआ है, जानलेवा उन पर हमला, सभापति जी उनकी सुरक्षा तो बढ़ाइए, दलितों की सुरक्षा भी नहीं बढ़ाओगे आप। श्री मुकेश सुरक्षा भी श्री आ गई, आपकी बात आ गई कि मैं 16 के बाद उस जमीन पर कुछ नहीं कर सकता हूं। सेक्शन 4 और सेक्शन 9 वहां लागू हो जाता है, ना तो हम वहां घर बना सकते हैं, ना बेच सकते हैं। और अगर आज वो हमसे लेते हैं, जिस दिन वो लेंगे उसी दिन का कॉम्पनसेशन देना चाहिए, ये न्याय उचित होगा। तो मेरा आपके माध्यम से ये भी मांग है कि ये जो कॉम्पनसेशन है, इसके रेट को, ये जो डेट है, इसको बढ़ाया जाए। अध्यक्ष जी 1 मिनट हमको समय दीजिए, मैंने बहुत मुश्किल से आज आया है अध्यक्ष जी। दूसरा मेरा है अध्यक्ष जी, इस इलाके में एनटीपीसी टोटल मैकेनाइज कर रही है। कन्वेयर बेल्ट से कोयला आएगा और अपने आप रैक लोडिंग सिस्टम से लोड हो जाएगा। मतलब वहां के लोगों को केवल देखना है और आवाज सुनना है और धूल सहना है। जितने लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं अध्यक्ष जी, अभी आप देखेंगे कि 15 मिलियन टन आज के दिन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इन्होंने किया है कि 2025 में 3 मिलियन टन रोड से जाएगा और 2026 के बाद से 0 हो जाएगा। तो टोटल जो रोजगार है अध्यक्ष जी वो खत्म हो जाएगा। तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि एक बैलेंस स्थापित करना चाहिए कि हमको पर्यावरण को संरक्षित करना है, लेकिन रोजगार भी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो लोग वहां लोकल रोजगार करते हैं, इन सभी लोगों को वहां पर जो है अध्यक्ष जी ये जो है उन सभी को बैलेंस करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है अध्यक्ष जी। केवल मैकेनाइज करने से या पर्यावरण, पेड़ तो बचेगा अध्यक्ष जी, लेकिन आदमी खत्म हो जाएगा वहां पर। एक बैलेंस आदमी और पर्यावरण के बीच में करना चाहिए इस रोजगार को। तो मेरे इस महत्वपूर्ण मांग पर सम्मानीय मंत्री जी विचार करें, मेरा यही आग्रह और यही विनती है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका विषय क्या है? सर मेरा विषय तो अभी हमारा तो आधा मिनट भी नहीं पूरा हुआ, आपने फ्लो ही तोड़ दिया सर। फ्लो तोड़ दिया तो मेरी आपसे गुजारिश है, आदरणीय स्पीकर साहब, भगत सिंह और भगत सिंह जब आजादी के इस रास्ते पर चल रहे थे, आपको पता होगा ठीक 95 साल पहले ये सामने वाली बिल्डिंग में जब केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, गूंगी बहरी अंग्रेज सरकार को वहां पर धमाका करके देशवासियों की आवाज सुनाने का काम किया। भगत सिंह की मां की इच्छा क्या थी? भगत सिंह की मां की इच्छा, भगत सिंह को कहा कि मैं आपकी शादी होते देखना चाहती हूं, आपके बच्चे देखना चाहती हूं, आप मेरी अर्थी को कंधा देंगे, ये मैं महसूस करती हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी मां को कि मेरी शादी फांसी के फंदे से हो चुकी है। आज मैं उस व्यक्ति के लिए 95 साल बाद 8 अप्रैल का वो वाक़ा है, मैं उनके लिए आज तक ये मांग करना चाहता हूं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और भारत रत्न अवार्ड से उनको नवाजा जाए। हजारों लोगों को आपने भारत रत्न दिया, घर बैठे लोगों को भारत रत्न दिया, लेकिन भगत सिंह को आज तक भारत रत्न देने का काम नहीं किया। और मेरी मांग है शहीद का दर्जा और भारत रत्न देने का काम आज केंद्र की सरकार करे। सब मांग कर रहे हैं, मांग करने वालों को भी विचार करना चाहिए, इधर भी विचार करना चाहिए। श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर, आगे सर, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। बात कर रहे हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने माना है कि देश के कुल टाइगरों का 30% संख्या नोटिफाइड वन क्षेत्र के बाहर है। यह आकलन 2022 का है। मेरे जनपद खीरी व पड़ोस के जनपद बहराइच और पीलीभीत में
पिछले 4 वर्षों से 65 से ज़्यादा मनुष्यों की वन प्राणियों द्वारा जान जा चुकी है। गन्ने की 10 महीने की फसल में 7 से 8 महीने गन्ना काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसमें बाघ स्वाभाविक रूप से रहने योग्य मानता है। दुधवा के जंगलों में 2008 की आई बाढ़ में बायोडायवर्सिटी बिगाड़ दी, जिससे छोटी घास खत्म हो। Is what exactly is happening to this territory? 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. So I'm wondering, somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया, किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं, डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए, सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री जी गए, 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया तो भारत की सेना ने वो करके दिखाया, तो मोदी सरकार में करके दिखाया है। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको जवाब देना होगा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया था।